दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप नीट 2021 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री में 7 दिन में अपने 7 टॉपिक कवर कर सकते हो जो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली 6 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो आप फ्री में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको अनमोल शर्मा पढ़ाएंगे जिन्होंने 360 में से 352 मार्क्स AIPMT 2015 में स्कोर किए थे और फिलहाल ही MBBS कर रहे हैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो अगर आप भी अपने नीट की तैयारी और मजबूत करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर तैयारी करो, आपको 7 दिन में 7 टॉपिक कवर किए जाएंगे। थैंक यू। वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम लघु उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। 2018 के सेट 1 से सेट 7 में जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न हैं उसको मैंने इस वीडियो में कंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने जो इस वीडियो दिया था उसमें अति लघु और बहुविकल्पी थे, लेकिन इस वीडियो में क्या है, लघु उत्तरी है। ठीक है, उसके पहले वीडियो में मैंने 2019 के अति लघु, बहुविकल्पी और MCQ लाइक क्वेश्चंस दे दिए थे। इस वीडियो में 2018 के जितने भी आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है? सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। ठीक, प्रतिरक्षा नाम से ही लग रहा है कि जो रक्षा करेगा, प्रति मतलब हमारा। ठीक है, सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक पैथोजन के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्रमणीयता कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, अगर मान लीजिए को हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन अटैक किया, लाइक बैक्टीरिया अटैक किया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सिंथेसाइज होंगे जो उस बैक्टीरिया से लड़ेंगे। ठीक है, जो इस बैक्टीरिया से लड़ेंगे, उसका प्रतिरोध करेंगे। यही क्या होता है, प्रतिरक्षा। जिस प्राणी में यह शक्ति होती है वह रोधधर्म तथा प्रतिरक्षित या असंक्रमण इम्यून कहलाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कहलाता है, क्योंकि उसके पास ये पावर होती है या शक्ति होती है ताकि कि वो पैथोजन से लड़ सके। ठीक, अब इसमें एक ही क्वेश्चन और था ऐड है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। ठीक, सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव, ठीक, निष्क्रिय को बोलते हैं इनएक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में अंतर है गाइस, इसके पहले वाले प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे 2019 के सेट लघु उत्तरी सेट में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। और गाइस आप देखिए यहाँ जो प्रतिरक्षा वाला क्वेश्चन है सक्रिय निष्क्रिय 2019 के भी 1-2 सेट में आया है और 2018 के भी आया है, तो मतलब यही सब क्वेश्चन है जो रिपीट होकर घुमा फिरा के हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियोस को देख सकते हैं। अब दूसरा है कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो कैंसर, सबसे पहली बात, कैंसर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, मास। ठीक है, ढेर सारा मासेस की बंचेस जिसमें सेल डिवीजन की क्षमता जो होती है बहुत तेज हो जाती है। ठीक, जिसमें सेल डिवीजन की, जिसमें सूत्री विभाजन होता ही रहता है, उसमें सूत्री विभाजन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, इसलिए सेल्स के नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेल्स के जब नंबर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे मास के नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, जब मास का नंबर बढ़ जाएंगे उसी मास को बोलते हैं कैंसर, वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक, अब इसके कारक क्या है? सामान्य कोशिकाओं में कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक, मतलब जैसे अभी हमारा कोशिका था ये समान था, ठीक, जैसे ये समान सेल था हमारा। ठीक, अब ये कैंसरस हो गया, इसमें खूब डिवीजन होकर बहुत सारे सेल बना लिए। ठीक, इसमें डिवीजन होकर क्या कर लिए, बहुत सारे सेल बना लिए। अब ये समान सेल से, ठीक है, अब ये कैंसरस सेल में कैसे कन्वर्ट हो गया? कुछ कारक थे लाइक एक्सरे, यूवी रेस, ठीक है, ये सब कारक थे जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, प्रेरित कर दिया, रूपांतरण कर दिया। ठीक, तो वो कारक कौन कौन से? इसी कारक को कैंसर जन कहते हैं, जो कैंसर को प्रोड्यूस करे कारक उसको कैंसर जन कहते हैं। कौन कौन से? एक्सरे है, गामा रेज है, यूवी रेस है, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसर जन आदि कैंसर उत्पन्न के प्रमुख कारण है। ये इसका क्या हो गया, कारक। अब लक्षण क्या होता है, कैसे दिखेगा? कैंसरग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती है, वही मांस का गुच्छा बन जाता है। ठीक, कैंसरग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें मांस का बंचेस बनाता है जो बढ़ती रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन है वो लगातार होता रहता है। ठीक, अब रोकथाम के उपाय क्या है?
कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके रोकथाम के उपाय क्या है? कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा तथा प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आजकल कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है। ठीक, आप कहीं भी सुनेंगे कैंसर के लिए तो इसका जो कीमोथेरेपी है इसका प्रचलन बहुत ज्यादा ही क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक, क्योंकि इससे रोग समाप्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है? PBR 320 पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। प्लाज्मिड पहली बात कहाँ पाए जा रहे हैं? जीवाणु के कोशिका में पाए जा रहे हैं। प्लाज्मिड कहाँ पाए जा रहे हैं? जीवाणु के कोशिका में पाए जा रहे हैं। ठीक, प्लाज्मिड कहाँ पाए जा रहे हैं? जीवाणु की कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक, यह एक दोहरे स्ट्रैंड वाला DNA अणु है। क्या है ये? दोहरे स्ट्रैंड वाला DNA अणु सॉरी क्या है ये? एक दोहरे स्ट्रैंड वाला DNA अणु जो केंद्राभ न्यूक्लियोइड के बाहर स्थित होता है। जो कहाँ स्थित होता है? न्यूक्लियोइड के बाहर स्थित होता है। इसकी प्रकृति स्वतंत्र होती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इसमें उपस्थित जीन प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माण, किण्वन आदि क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हमें प्लाज्मिड पता चला गया क्या है। प्लाज्मिड को PBR 322 कहती है। यह एक प्लाज्मिड का टाइप है, याद रखिएगा। यह एक प्लाज्मिड का टाइप है, PBR स्ट्रेन 322। जैसे ठीक है, यह एक स्ट्रेन है। जैसे दूसरा स्ट्रेन रहेगा PBR 333। तो ये एक पहला स्ट्रेन जो होता है खोजा गया था प्लाज्मिड का। ठीक, अब ये जो प्लाज्मिड है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड। सिंगल कॉपी मतलब नाम से ही लग रहा है एक ही प्रतिलिपि बनाएंगे। मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड नाम से ही लग रहा है एक से अधिक प्रतिलिपि बनाते हैं। ठीक, तो प्लाज्मिड क्लियर हो गया। ये क्या होता है? जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यह एक दोहरा स्ट्रैंड वाला DNA अणु है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है एंजाइम चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है? ठीक, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, ये भी 2018 के आए हुए सेट्स में से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है गाइस, क्योंकि 2018 में जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, 2019 में इवेंट पूछा गया है, उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख ले तो कम से कम आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। अगर क्वेश्चंस पता चल जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे, जबकि इसमें मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक, टू द पॉइंट। एंजाइम चिकित्सा, इसके अंतर्गत शरीर के अंदर कम मात्रा में उपस्थित या अनुपस्थित एंजाइम को प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, क्या है एंजाइम चिकित्सा? ठीक है, इसके अंतर्गत शरीर के को मतलब कम मात्रा में इसका उपस्थिति कराया जाता है। सामान्यतः एंजाइम को एक घोल के रूप में इंजेक्शन द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। तो जो एंजाइम है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में बाहर से इसको कैसे डालेंगे? इंजेक्शन के थ्रू डालेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एंजाइमों का प्रयोग एलाइजा तकनीक द्वारा अनेक रोगों की जांच करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये जो एलाइजा टेक्निक है इसकी बहुत सारे डिजीज के लिए इसको करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, रोगों की जांच करने के लिए टेक्निक का यूज किया जाता है। एलाइजा क्या है? एक टेक्निक है। एलाइजा क्या है? एक टेक्निक है। ठीक, इसके विपरीत अब जो जीन चिकित्सा है, जीन चिकित्सा में जो खराब जीन होते हैं, ठीक है, जो जीन बेकार रहते हैं उसको अच्छे जीन से चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वही है, इसके विपरीत जीन चिकित्सा मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन, कैसे जीन? दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन द्वारा बदला जाता है। ठीक है, अब जो दोषपूर्ण जीन है उसको स्वस्थ क्रियाशील जीन द्वारा क्या कर देंगे? बदल देंगे। ठीक, जैसे हमारे घर में बिजली का तार कुछ खराब हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? जो नए बिजली का तार है उससे बदल देते हैं। वैसे ही केवल जीन चिकित्सा है। ठीक है, इसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, अगर उनके बच्चे के जीन में कुछ गड़बड़ी है तो उसी टाइम उस जीन को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि साइंस अभी इतना आगे बढ़ चुका है। 5वां क्वेश्चन है अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, किसको समझाइए? अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रकार की स्पर्धा एक ही जाति स्पीशीज के सदस्यों के बीच पाई जाती है। ठीक है, मतलब अंतरजाति मतलब एक ही जाति, अंतर मतलब दो, जैसे इंटर बोलते हैं 11 12, वैसे अंतर, अंतर हमेशा 2 के वो करते हैं। ठीक है, 2 के बीच में करते हैं। ठीक है, तो अंतर, ठीक, 2 एक ही जाति के स्पीशीज के सदस्यों के बीच पाई जाती है, जिसमें एक ही जाति के विभिन्न सदस्य आवास, भोजन, सहवास आदि के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा मतलब कंपटीशन करते हैं। स्पर्धा मतलब यहाँ क्या हो जाएगा?
कंपटीशन करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, फसल का मैदान जहाँ एक ही जाति के पौधों के बीच सीमित संसाधनों के कारण इस प्रकार की स्पर्धा पाई जाती है, इसी को बोलते हैं अंतरजातीय स्पर्धा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए, ठीक। आपका प्राथमिक उत्पादकता क्या है और द्वितीयक उत्पादकता क्या है, ठीक है। जैसे ही प्राथमिक उत्पादकता आएगा तो इसमें सबसे बड़े प्लांट का नाम आएगा, प्लांट। प्राथमिक उत्पादकता का एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, प्लांट, ठीक है। क्या बताएंगे, प्लांट। अगर कोई प्राथमिक उत्पादकता का आपको नाम पूछता है तो आप क्या बताएंगे, प्लांट, ठीक है। उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। याद रहेगा, उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। इससे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में पाया जाता है, ठीक है। अब द्वितीयक उत्पादकता क्या है, जब ऊर्जा के संचयन की दर को उपभोक्ता के स्तर पर मापा जाता है। किस स्तर पे मापा जा रहा है, उपभोक्ता के स्तर पे, ठीक है। किस स्तर पे मापा जा रहा है, उपभोक्ता के स्तर पे मापा जाता है, तो इसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, इसे सकल व शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। जो प्राथमिक उत्पादकता है इसे सकल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है, जबकि जो आपका द्वितीयक उत्पादकता है यह उत्पादकता सकल एवं शुद्ध उत्पादकताओं में विभाजित नहीं होता है। इसमें विभाजित कर सकते हैं और इसमें द्वितीयक उत्पादकता में विभाजित नहीं होता है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर बताइए, ठीक। ये अभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं लघु और अति लघु में आ सकता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी व संशक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस इसके बहुत ही ज्यादा है। भोपाल गैस त्रासदी, ट्रेजेडी, 3 दिसंबर 1984 के मध्य रात्रि में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी, कौन सी कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, कौन सी कंपनी है, यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने के एक संयंत्र से दुर्घटनावश निकली गैसों के कारण अनेक लोगों को सोते हुए अकारक मृत्यु हो गई, ठीक है। मतलब वहां पे एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है। ये ट्रेजेडी कब हुई, 3 दिसंबर 1984, कब, मध्य रात में, ठीक। क्या हुआ, दुर्घटनावश एक गैस निकली, एक पॉइजनस जहरीली गैस निकली जिससे सोते हुए भी लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है। तथा बहुत से लोग कई अन्य असाध्य बीमारियों के शिकार हो गए, ठीक। यही घटना को बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है, ठीक। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे विषैली गैस के रिसाव से लगभग 2000 व्यक्तियों की जाने गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैसे एक नंबर में ये भी पूछ सकता है कि कौन सी गैस ऐसी थी जो भोपाल गैस त्रासदी में निकली थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सी गैस, माइक। ऐसे ये देखो, तो माइक होता है ना, ये माइक होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक, तो यही रखें, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। याद रहेगा, ठीक। इसी गैस के रिसाव से लगभग 2000 व्यक्तियों की जान गई तथा हजारों लोग आंख और श्वास के गंभीर रोगों के शिकार हुए हैं। इन संयंत्र से निकली गैसों में माइक के साथ एक और भी बहुत सी विषैली गैस फास्जिन भी थी, ठीक। तो माइक के साथ एक और गैस थी, इसको क्या बोलते हैं, फास्जिन, ठीक है। माइक के साथ एक और गैस थी, इसको क्या बोलते हैं, फास्जिन, ठीक है, फास्जिन, ठीक है, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, ठीक। अब है क्रॉसिंग ओवर पे टिप्पणी लिखिए। क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले याद रखिए कि जीन विनियम कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के क्या बोलते हैं, जीन विनियम, ठीक। समजात गुणसूत्रों के, समजात मतलब होमोलॉगस, होमोलॉगस मतलब सेम, ठीक है। मतलब एक क्रोमोसोम ऐसा है तो दूसरा क्रोमोसोम भी ऐसा है, कोई चेंजेस है नहीं, दोनों ही क्या है, सेम है, तो इसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक। समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स के बीच एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली, एक या खंडों से अधिक पारस्परिक बदला बदली मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज अर्धसूत्री विभाजन के पॉलिटिन अवस्था में होती है, ठीक है। क्या है, समजात गुणसूत्र होमोलॉगस क्रोमोसोम के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स के बीच
एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन के पैचेटिन अवस्था में होती है। तो ये किस अवस्था में देखने को मिलती है? पैचेटिन अवस्था में। ठीक है, क्या होता है? खंडों की अदला बदली, मतलब इसका खंड इसमें चला जाएगा, ठीक है, और इसका खंड इसमें चला जाएगा। ठीक, तो खंडों की अदला बदली होती है। खंडों की इस अदला बदली के परागमन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इससे समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्संयोजित होमोलॉगस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? होमोलॉगस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इससे अगली पीढ़ी को संतानों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पुनः संयोजित लक्षण रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अब है कि अपयुग्मन पर टिप्पणी की। अब देखिए अपयुग्मन क्या है? अपयुग्मन को एपोगैमी बोलते हैं। ठीक, अपयुग्मन को क्या हम लोग बोलते हैं? अपयुग्मन को एपोगैमी। ठीक, क्या होता है एपोगैमी? यदि अगुणित भ्रूणकोश, याद रखिएगा हैप्लॉइड, गुणित नहीं है, द्विगुणित नहीं है, अगुणित है। ठीक है, हैप्लॉइड है मतलब एन है। ठीक, अगुणित भ्रूणकोश है। ठीक है, यदि अगुणित भ्रूणकोश हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक के अंडकोशा एक्स सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा, ठीक, एक्स सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा, सहायक कोशा को क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिड। ठीक है, सहायक कोशा को क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिड। सहायक कोशा को क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिड। तथा प्रतिमुख कोशा, प्रतिमुख कोशा को क्या बोल रहे हैं? एंटीपोडल। सहायक कोशा को क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिड। ठीक है, ठीक, और प्रतिमुख कोशा को क्या बोल रहे हैं? एंटीपोडल। ठीक है, एंटीपोडल से भ्रूण का निर्माण होता है, मतलब जो हमारा अगुणित भ्रूणकोश है, ठीक है, एग सेल से निर्माण नहीं होता। ये हमारा भ्रूणकोश था ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ भ्रूणकोश था। यहाँ पे एग सेल थे, ठीक, यहाँ पे एंटीपोडल सेल थे, ठीक, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई था। इसमें से बीच वाला एग सेल कहते हैं, बाकी दोनों को क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। मतलब एग सेल से ना होके सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से भ्रूण का निर्माण हो, इसे अपयुग्मन कहते हैं। इसमें एग सेल का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। अर्थात युग्मकोभिद गैमेटोफाइट से सीधे बीजाणु भव स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। गाइस अगर आप भूल जाते तो हमेशा एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि गैमेटोफाइट्स युग्मकोभिद से स्पोरोफाइट का सीधे निर्माण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एपोगैमी। एग्जाम्पल है इराइथ्रिया लिलियम। एग्जाम्पल है इराइथ्रिया लिलियम। लिलियम पे सबसे पहले देखा गया था ये चीज, ठीक है, लिलियम पे सबसे पहले क्या हुआ था? देखा गया था ये चीज। एक बार फिर देख लेते हैं अपयुग्मन क्या है। ठीक, अपयुग्मन एपोगैमी, यदि अगुणित भ्रूणकोश हैप्लॉइड एम्ब्रियोसैक के अंडकोशा, ठीक है, एग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा सिनर्जिड तथा प्रतिमुख कोशा एंटीपोडल से भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट से सीधे बीजाणुभिद स्पोरोफाइट का निर्माण जैसे इराइथ्रिया लिलियम आदि, इसी को बोलते हैं अपयुग्मन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शियान कलम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए बहुत इजी है शियान कलम। ठीक है, क्या है? शियान कलम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, और गैस मैं ये बता दूं, ये जो शियान कलम पर टिप्पणी है ये 2018 के सेट A1 टू सेट 7 में 3 बार पूछा गया है। ठीक, किसी जड़ सहित पौधों के कटे हुए तने पर किसी दूसरी पौधे के तने को उगाने की विधि रोपण कहलाती है। ठीक है, क्या है? किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरी पौधे के तने को उगने की विधि रोपण कहलाती है। इस विधि में एक घटिया नस्ल के पौधे की टहनी को काटकर उसे एक अच्छी नस्ल के पौधों की एक जैसे मोटी टहनी या कलम लगाई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है शियान कलम रोपण? सपोज यह एक पौधे का तना है और एक दूसरे पौधे का तना है। ठीक, अब यह तना अच्छा नहीं है। ठीक है, यह जो तना है उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, यह तना बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको आधे से काट के जहां तक बेकार है, ठीक है, और इसका काट के इसमें क्या कर देंगे? रोपण कर देंगे, ताकि ये जो तना बुरा तना था, खराब तना था, ये अच्छे तने में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक, तो यही बोल रहे हैं, किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरी पौधे के तने, ठीक है, किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरी पौधे के तने को
उगाने की विधि रोपण कहलाती है। रोपण कर दी ना, क्योंकि एक का स्टेम का कटा हुआ पोर्शन काट के दूसरे अच्छा जो स्टेम है उसमें क्या कर दिया हमने, रोपण कर दिया। ठीक, इस विधि में घटिया नस्ल के पौधे की टहनी को काटकर उस पर एक अच्छे नस्ल के पौधों की एक जैसी मोटी टहनी या कलम लगाई जाती है। ठीक है, घटिया नस्ल वाला पौधा स्टाक तथा अच्छी नस्ल वाला पौधा का स्टाक तथा अच्छी नस्ल वाला पौधा शियान कहलाता है। याद रखिएगा, जो घटिया नस्ल वाला पौधा स्टॉक, ठीक, अच्छी नस्ल वाला पौधा भी स्टॉक, लेकिन जो अच्छी नस्ल वाला पौधा है वो शियान कह रहे हैं। इसमें जो घटिया वाला नस्ल वाला पौधा उसको शियान नहीं कर रहे हैं। शियान किसको कह रहे हैं, जो अच्छी नस्ल वाला है। ठीक, शियान किसको कह रहे हैं, जो अच्छी नस्ल वाला है। ठीक, शियान किसको कह रहे हैं, जो अच्छी नस्ल वाला है। इसी को क्या बोलेंगे, शियान कलम। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो 11वां प्रश्न है वो क्या है, एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, तो आप बायो पढ़ रहे तो 1 या 2 चित्र आना संभव है। ठीक, अगर 2 नंबर में चित्र आ जाए, अगर आप चित्र बना देते तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, उसमें कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक, तो किसका फिगर हमको देखना है, प्रारूपी आवृत्ति बोझे बीजांड का चित्र। किसका चित्र देखना है, प्रारूपी आवृत्ति बोझे बीजांड का चित्र। तो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक, पहले देखिए किससे घिरा हुआ है, एक आउटर स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक, एक आउटर स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसको क्या बोल रहे हैं, चला जा। इसको क्या बोल रहे हैं, चला जा। ठीक, अब ये चला जा के बाद देखेंगे एक नीचे बीच में गैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, उसको न्यूसिलस बोल रहे हैं। चला जा के जस्ट नीचे वाले पार्ट में एक गैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूसिलस। ठीक, अब अब इंट्यूगमेंट पाए जा रहे हैं। ठीक, इंट्यूगमेंट पाए जा रहे हैं। ठीक, तो बाहर वाले को आउटर इंट्यूगमेंट बोल रहे हैं और अंदर वाले को इनर इंट्यूगमेंट बोल रहे हैं। याद रहेगा, बाहर वाले को आउटर इंट्यूगमेंट बोल रहे हैं, अंदर वाले को इनर इंट्यूगमेंट। ठीक, अब मैंने अभी बनाया था ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ठीक, तो मैंने यहाँ बोला था ये एंटीपोडल सेल होते हैं ऊपर वाले। ठीक, नीचे वाले में एग अपार्टस होता है, बीच वाले में पोलर न्यूक्लियाई होता है। ऐसे ही कुछ मोर और लेस सिमिलर है। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल। ठीक, सबसे ऊपर वाले टॉप पे है उसको क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल। अब उसके बाद जो सेंटर में 2 ऐसे सेल है, ठीक है, सेंटर में जो ऐसे सेल है इसको क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर में जो ऐसे सेल है उसको क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब जो एकदम नीचे ऐसे स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, एग अपार्टस। उसको ऐसे क्या बोल रहे हैं, एग अपार्टस। ठीक है, अब जो बाहर का ब्रॉड लेग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बाहर का ये ब्रॉड लेग स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, रेफी। ठीक, इसको क्या बोल रहे हैं, रेफी। ठीक, इसको क्या बोल रहे हैं, रेफी। अब ये जो अंदर का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें एंटीपोडल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, एग अपार्टस है, इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एम्ब्रियो सैक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो सिर्फ आपको गाइस 1 या 2 बार इस फिगर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया है तो इसलिए मैंने सोचा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फिगर खुद से भी ड्रॉ किया है और बहुत ही सिंपल है, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी फिगर ड्रॉ करते समय सिर्फ आपको नेमिंग सही याद होना चाहिए। ठीक, अगर आप नेमिंग एकदम सही करते तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो नेमिंग में क्या क्या है, चलाजा है, चलाजा के बाद न्यूक्लियस हमने देखा था, न्यूक्लियस के बाद आउटर इंट्यूगमेंट है, आउटर इंट्यूगमेंट के बाद इनर है, इनर के बाद एंटीपोडल है। एम्ब्रियो सैक को डिफाइन कर दीजिए। एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, एंटीपोडल सेल है, बीच वाले में पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और जो नीचे बेस पे होता है उसको एग अपार्टस कहते हैं, और जो बाहर का स्ट्रक्चर नीचे पूंछ की तरह निकले होता है उसको रेफी कहते हैं। ठीक, तो हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्रारूप जीनोटाइप एवं लक्षण प्रारूप फिनोटाइप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, जीन प्रारूप जीनोटाइप एवं लक्षण प्रारूप फिनोटाइप से आप क्या समझते हैं। अब है पहला जीन प्रारूप। ठीक, जीन प्रारूप किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है। ठीक है, जीन प्रारूप किसको व्यक्त कर रहा है, किसी जीन के संगठन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, जीन प्रारूप क्या कर रहा है, किसी जीन के संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जैसे लंबे पौधों का जीन क्या होगा, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अगर कभी भी हम लंबे पौधों की बात करेंगे तो ये दोनों ही गैमेट लेंगे, ये भी लॉन्ग होगा, लंबा होगा, और ये भी
लंबा वाला, लेकिन आप बोलेंगे इसमें एक छोटा टी आ गया, तो ये जो लंबा वाला टी का कैरेक्टर है इस छोटे वाले टी को सप्रेस कर देगा, छोटे वाले टी का कैरेक्टर को नहीं दिखने देगा, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही लॉन्ग। ठीक, तो जीन प्रारूप क्या है, जो जीन में हो, जीन में जो चेंजेस हो, इसलिए जीन प्रारूप करें। लक्षण प्रारूप जो लक्षण दिखे बाहर से हमको जो दिखे वो लक्षण प्रारूप है। पहले बेसिक समझ ले, जीन में कुछ चेंजेस हो उसको हमको आइडेंटिफाई करना हो, समझना हो। लक्षण मतलब जो आपका फिनोटाइप कैरेक्टर जो बाहर से दिखे कि आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, आपके बाल का कलर क्या है, ये लक्षण दिख रहा है आपका। ठीक, जीन तो आप नहीं ना देख सकते, जीन को आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे ना, टेक्निक का यूज करेंगे, लेकिन लक्षण को तो सामने से देख सकते हैं। ठीक, लक्षण प्रारूप क्या है, प्रत्यक्ष रूप से लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग व स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। ठीक है, आप समझ में आया। प्रत्यक्ष रूप में लक्षण प्रारूप क्या है, जीवों के आकार, आकृति, रंग व स्वभाव आदि गुणों को उत्पन्न करता है। जैसे पौधों की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल व आंखों का रंग, मैंने बताया था ना अभी, पौधों की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल व आंखों का रंग। ठीक, यहाँ पे जैसे कैपिटल टी जीन में ले लिया तो स्मॉल टी दोनों ही लॉन्ग है ना, लेकिन हमें कैसे पता चला ये वाला भी लॉन्ग है, क्योंकि हमने उसका जीन का कैरेक्टर देखा तब हमें पता चला कि वो भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग, ये तो लॉन्ग है ही, लेकिन ये भी क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, ये भी क्या है, लॉन्ग है। ठीक, दूसरा है समान जीव प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। दूसरा क्या है, समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी क्या होता है, समान होता है। ठीक, क्या है, समान जीव प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। लेकिन लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होता है उनका जीन प्रारूप संगठन समान भी हो सकता है, नहीं भी, इसमें ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। जैसे जीन में था तो समान है तो समान ही दिखेगा, लेकिन लक्षण प्रारूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट इसका डिफरेंस क्या है, किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने होते उसको पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है। ठीक, अगर किसी का भी जीव का हमको जीन प्रतिस्थापित करना है, स्थापित करना है, तो उसके पूर्वज के जीन को हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें केवल जो बाहर से जो दिखता है, बाहर रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया, जीन को प्रारूप को जीनोटाइप बोलते हैं और लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस का चार्ट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब वैलेस चार्ट, नॉट बैलेंस, वैलेस चार्ट के, ठीक है, उस पर टिप्पणी लिखा है। तो वैलेस चार्ट क्या है, पहला क्या है, दृष्टिगोचर एवं प्रमाणित प्राकृतिक तथ्य और इनसे होने वाले क्या क्या निष्कर्ष निकले। तो इन्होंने तीन थ्योरी दिया। ठीक है, तीन बातें कही, तीन बातों से इनका क्या निष्कर्ष निकल देखते हैं। पहला पहला और दूसरा क्या है, जीवों में स्थान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, फिर भी प्रकृति में प्रत्येक जीव जाति की स्थायी व संतुलित आबादी। ठीक, अब जीवों में जो स्थान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता है, ठीक है, फिर भी क्या है, प्रकृति में प्रत्येक जीव जाति की स्थायी संतुलित आबादी। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इसका निष्कर्ष है कि जीवन में संघर्ष है। ठीक, जो ज्यादा अपने आप को स्थापित कर पाएगा वही जीवन में जी पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जीवन संघर्ष, नेक्स्ट थ्योरी का था जीवन संघर्ष और विभिन्नताएं इनकी वंशागति। क्या था, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति। योग्यतम की अतिजीवता या प्राकृतिक चयन, इसका संघर्ष क्या निष्कर्ष क्या निकला, योग्यतम की अतिजीवता या प्राकृतिक चयन। ठीक है, इसका संघर्ष क्या निकला, योग्यतम की अतिजीवता या प्राकृतिक चयन। ठीक, अब तीसरा क्या है, योग्यतम की अतिजीवता या वातावरणीय दिशाओं में निरंतर परिवर्तन। इसमें क्या है, अविच्छिन्न प्राकृतिक चयन एवं संरचनात्मक रूपांतरण के फलस्वरूप नई नई जीव जातियों की उत्पत्ति। ठीक, क्या है, योग्यतम की अतिजीवता और वातावरणीय दशाओं में निरंतर परिवर्तन में क्या होगा, अविच्छिन्न प्राकृतिक चयन एवं संरचनात्मक रूपांतरण के फलस्वरूप नए नए जीव जातियों की क्या हो गई, उत्पत्ति। यही हमारा था वैलेस चार्ट। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको तीन तथ्य याद रखना है, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो आपको देखना है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है कोशिका भक्षण के संक्षेप में वर्णन दीजिए, इसका उपयोग लिखिए। अब कोशिका भक्षण होता क्या है। ठीक, श्वेत रुधिर राणुओं मतलब WBC, श्वेत रुधिर राणुओं को बोल रहे हैं, उसका इंग्लिश में क्या होगा, WBC। सबको पता है हमारे बॉडी में ब्लड में WBC पाया जाता है। ठीक, में
पदार्थों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है, मतलब ये भ्रमण करते रहते हैं पूरी बॉडी में, ठीक, उनकी क्षमता होती है। ये रुधिर के बहाव के उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए आपका रुधिर जो आरबीसी है वो सीधे जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, ठीक है, तो ये बैक साइड जाएगा, पीछे की तरफ जा सकता है, ठीक। तो ये उल्टी दिशा में भ्रमण कर सकते हैं। यही नहीं, ये महीन कोशिकाओं की दीवार में छिद्रों से निकलकर उत्तर ध्रुव में भी जाते रहते हैं, ठीक। तो हमारे जो सेल्स है उसमें महीन कोशिकाओं की दीवार में छिद्र होती है, तो उसमें से निकलकर उत्तक टिश्यू में भी पहुंच जाते हैं, ठीक। उत्तकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिर जीवाणुओं, विषाणुओं, विष पदार्थों, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों को अपने पदार्थों द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब खा जाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। वहीं पे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको क्या जाते हैं, उनको अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, उनको क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया को कोशिका भच्चर तथा श्वेत रुधिरिकाओं को भच्ची कोशिका कहते हैं। इसी प्रक्रिया जो हमारे बॉडी में अनवांटेड चीज है, अनुपयोगी निर्जीव कण हैं, उनको ये क्या कर लें, उनका भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को कोशिका भच्चर तथा श्वेत रुधिराणुओं को भच्ची कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग यह है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अनुपयोगी तत्वों का निराकरण होता रहता है, ठीक है। यही एक उपयोग इसका यह है कि जो हमारे शरीर में अनुपयोगी चीज है उसको ये हमारे शरीर से निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक। उसको ये हमारे शरीर से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक। तो यही है। तो कोई भी कोशिका भच्चर का एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बताएंगे, श्वेत रुधिराणु, ठीक। इसकी खासियत क्या है, यह ब्लड के साथ बहता है, ब्लड की उल्टी दिशा में बह सकता है, ठीक है, रुधिर की उल्टी दिशा में भ्रमण कर सकते हैं। और यह जो कोशिका के वॉल में छोटे छिद्र होते हैं उनसे निकल के उत्तक में पहुंच जाते हैं। अब उत्तक में जितने भी विषाणु हैं, जीवाणु हैं, अनुपयोगी निर्जीव टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, विष पदार्थ है, उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको वहीं पे नष्ट कर देते हैं। यही उनका मेन मुख्य उपयोग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य उत्पादन में किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए, ठीक। अब ऐसा क्या है कि हम लोग खाद्य उत्पादन में उसका सुधारने का उल्लेख कर सकते हैं। और अगर सुधारते हैं तो क्यों सुधारे, क्योंकि हमारे अब दिन पे दिन क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि भी बढ़नी चाहिए, ठीक, क्योंकि खाद्य उत्पादन की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसमें इसके सुधारों का उल्लेख किए हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से भोजन की आवश्यकता उसी अनुपात से बढ़ रही है, ठीक है। मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से भोजन की आवश्यकता उसी अनुपात से बढ़ रही है। इसी कारण से खाद्य उत्पादन में सुधार की आवश्यकता है, मुख्य आवश्यकता है, ठीक। क्यों, क्योंकि डे बाय डे हमारी जनसंख्या क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। डे बाय डे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारे खाद्य उत्पादन की वृद्धि भी तो जरूरी है। कैसे करेंगे, कुछ तो चेंजेस करेंगे, ठीक, कुछ चेंज करेंगे, ताकि उनके जीन में कुछ चेंजेस कर देंगे ताकि हमारे खाद्य उत्पादन में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, ठीक। इसी कारण से खाद्य उत्पादन में सुधार मुख्य की आवश्यकता है। मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत पौधे हैं, ठीक। मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, भोजन है, ठीक है। मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, भोजन है, ठीक है। पौधों की उत्पादकता में सुधार करके खाद्य उत्पादन की दर बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। पौधों की उत्पादकता में सुधार करके खाद्य उत्पादन की दर क्या है, बढ़ाई जा सकती है। पौधों के द्वारा खाद्य उत्पादन की दर बढ़ाई जा सकती है। पौधों के द्वारा खाद्य उत्पादन की दर बढ़ाने की प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित है। अब हमने जो मेन पॉइंट अब आया जो था कि खाद्य उत्पादन में किए गए सुधार, वो कौन कौन से टेक्निक है, वो कौन कौन से प्रयोग है जिनमें सुधार किए, जिसके हेल्प से खाद्य उत्पादन में सुधार किए जा सकते हैं। पहला है पादप प्रजनन, पहला क्या है, पादप प्रजनन, ठीक है। दूसरा है उत्तक संवर्धन, पहला क्या है, पादप प्रजनन, ठीक। पहला क्या है, पादप प्रजनन। दूसरा क्या है, उत्तक संवर्धन, ठीक। पहला क्या है, पादप प्रजनन। दूसरा क्या है, उत्तक संवर्धन। तीसरा क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है। तीसरा क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन। चौथा क्या है, जैव प्रबलीकरण, ठीक। चौथा क्या है, जैव प्रबलीकरण। चौथा क्या है, जैव प्रबलीकरण। पांचवा क्या है, आनुवंशिक रूपांतरण जीव बीटी फसलें, ठीक। तो ये पांच प्रक्रिया है जिसके कारण, तकनीक है जिसके कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है, जिसके हेल्प से खाद्य उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। क्या है वो, पादप प्रजनन,
पहला क्या है, पादप प्रजनन, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्तक संवर्धन। पहला क्या है, पादप प्रजनन, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्तक संवर्धन। तीसरा क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है। तीसरा क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन। चौथा क्या है, जैव प्रबलीकरण, ठीक। चौथा क्या है, जैव प्रबलीकरण। पांचवा है आनुवंशिक रूपांतरित जीव बेटी फसलें। याद रहेगा ये 5 टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवन पे टिप्पणी लिखिए, ठीक। क्या है सहजीवन पे टिप्पणी? यह दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी सिम्बायोटिक संबंध होता है। कितनी प्रजाति के बीच पाया जा रहा है? जीवों के प्रजाति के बीच में पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है, ठीक। सहजीवन क्या है? यह दो विभिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी सिम्बायोटिक संबंध होता है, ठीक, जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, ठीक है। जिसमें दोनों जीवों को क्या हो रहा है? परस्पर लाभ हो रहा है। दोनों ही प्रजाति को क्या हो रहा है? लाभ हो रहे हैं, ठीक। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध, ठीक है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है, ठीक। इस प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल माइकोराइजी सहचर है। कवक मृदा से आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक। तो जो सहजीवन है, दो भिन्न प्रजाति के बीचों में पाए जाने वाला सिम्बायोटिक संबंध होता है, ठीक है, जिसमें दोनों जीवों का परस्पर लाभ होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। जिसमें दोनों जीवों का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच यह घनिष्ठ सहोपकारी हम लोग देखा जा सकता है, ठीक है। उदाहरण क्या है? लाइकेन। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब कवक साइनोबैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी शैवाल के बीच संबंध बनाएगा तो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार कवकों और उच्च कोटि के पादपों में जड़ों के बीच कवक मूल माइक्रोराइजी सहचर कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशेषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसी को बोलते हैं सहजीवन। सह मतलब साथ साथ, सहजीवन साथ साथ जो, ठीक है, सहजीवन, ठीक। सह मतलब साथ साथ, ठीक है, साथ साथ। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के लिए प्रकाश का क्या महत्व है? सबको पता है पादपों के लिए प्रकाश का बहुत महत्व है, ठीक है। पहला क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक। प्रकाश का क्या है? सूर्य है। फिर दूसरा है दीप्तिकला आवश्यकता है, ठीक। दीप्तिकला के लिए बहुत ही जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के लिए बहुत वाष्पोत्सर्जन के लिए जरूरी है। चौथा है पुष्पन, ठीक है। चौथा क्या है? पुष्पन। पांचवा है पादप गति, प्लांट के मूवमेंट के लिए। छठा है पिगमेंटेशन, ठीक है। पिगमेंटेशन होगा तभी तो उसका जो पौधे का कलर होगा वो हरा दिखाई देगा, क्लोरोफिल के कारण। सातवां है वृद्धि। अगर वो लाइट नहीं रहेगा तो वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी तो उसका ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक। आठवां है कंद निर्माण आदि, ठीक है। तो पादपों के लिए प्रकाश का महत्व, ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है? ऊर्जा का स्रोत। दूसरा है दीप्तिकला आवश्यकता। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन। चौथा है पुष्पन। पांचवा है पादप गति। छठवां है पिगमेंटेशन। सातवां है वृद्धि। आठवां है कंद निर्माण आदि, ठीक है। तो ये जो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर लाइट ही नहीं रहेगा तो प्लांट अपना भोजन ही नहीं बनाएगा। जब प्लांट भोजन ही नहीं बनाएगा तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। जब ग्रोथ ही रुक जाएगी तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पादपों के लिए प्रकाश का बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन क्या है, ठीक। कुछ जीवाणु नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। सबसे पहली बात, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है? N2 के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? N2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो कुछ जीवाणु नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दे रहे हैं। किस में चेंज कर दे रहे हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। ऐसे जीवाणु अपघटक कहलाते हैं, मतलब उसका अपघटन कर दे रहे हैं। ऐसे जीवाणु क्या कहलाते हैं? अपघटन कहलाते हैं, ठीक।
अब अमोनिया पदार्थ हानिकारक होता है। अब ये जो अमोनिया पदार्थ है वो क्या होता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है। कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ठीक, कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास होते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में क्या करते हैं, बदल देते हैं। इन जीवाणुओं को नाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, अमोनिफिकेशन क्या है, कुछ जीवाणु नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, ऐसे जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। ठीक, ऐसे जीवाणु क्या है, अपघटक कहलाते हैं। अमोनिया पदार्थ क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक, अमोनिया पदार्थ क्या होता है, हानिकारक होता है। कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। इन जीवाणुओं को नाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं रिएक्शन। जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे है, नाइट्रोसोमोनास। तो क्या बनता है, HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है, HNO2। फिर अब इस HNO2 का फिर नाइट्रोबैक्टर से कराते हैं। फिर किससे करा रहे हैं, नाइट्रोबैक्टर से। ठीक, तो क्या बन रहा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, क्या बन रहा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या होता है अमोनिफिकेशन, जो नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक, अब है रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेटिंग यूनियन WCU, जिसके अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN या ठीक है IUCNNR भी कहा जाता है, कि अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। ठीक, इनका जब अध्ययन किया गया था तब उसमें समझ में आया कि जो जैव विविधता है उसके विश्व में सभी भागों को सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध से जुड़े रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब रेड डाटा बुक में जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनका उनमें विवरण होता है, या तो जो खत्म हो चुके हैं। ठीक, इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही है, मतलब जो खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक, इनका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय। तो ये भी क्वेश्चन अति लघु में आ सकता है कि WCU का मुख्यालय कहाँ है, आप स्विट्जरलैंड में। WCU का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे, स्विट्जरलैंड में। ठीक, रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। मैक्सिमम 3-4 बार मिलर का प्रयोग का पूछा है, नामांकित चित्र। ठीक है, इन्होंने 3 गैस का लिया था ना, 212 याद है, 212। ठीक है, 212। ठीक, 2:2 इसी रेशो में ना, 1:2। तो ये गाइस 4 या 5 बार पूछा गया है। सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करना है, तो आप अच्छे से मैंने इसमें फिगर ड्रॉ किया, आप देख लीजिए। ठीक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाटर है, इलेक्ट्रोड है, गैसेस मिक्सचर है, कूलिंग कर रहे हैं। जब कूलिंग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी गैसेस देखने को मिली, जब इन्होंने प्रैक्टिकल अपना प्रयोग कर लिया, अपने लैब में सेटअप उपयोग कर लिया, तो बहुत सारी गैसेस को देखने को मिली। एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, यूरिया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इतने अमाइनो एसिड का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिला। ठीक, होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जरूर 1 या 2 बार देखिए, उससे आपको कम से कम अगर आंसर नहीं तो क्वेश्चंस तैयार होगा। अगर क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप आंसर ढूंढने के लिए फिर से ये वीडियो को देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो, वेलकम। अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें, सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें।